अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनली ये प्रोजेक्ट का आइडिया किस तरह लेके आते हैं और आइडिया को रिफ़ाइन किस तरह करके अपने फाइनल प्रपोजल के अंदर हम लोग उसको राइट डाउन करके तो सबमिट करवाते हैं। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनली ये प्रोजेक्ट को डेवलप किस तरह किया जाता है। जब आपका आइडिया फाइनल हो जाता है तो उसको आपने डेवलपमेंट फेज़ के अंदर लेके जाना होता है। तो चूंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि फाइनली ये प्रोजेक्ट को हमने डेवलप किस तरह करना है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि ऑलरेडी उन्होंने नहीं किया होता और उस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के अंदर उनको थोड़ी सी इश्यूज आते हैं क्योंकि उनको स्टेप्स का नहीं पता कि सबसे पहले क्या करें। कुछ बच्चे होते हैं जो कि वो इन स्टेप्स में फंस जाते हैं कि पहले डेटाबेस को डिज़ाइन करें या पहले फ्रंट एंड बना लें या पहले उसका बैक एंड करें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सेकंड नंबर पे, अगर आप भी फाइनली ये प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं या अपकमिंग आपका भी फाइनली ये प्रोजेक्ट आएगा तो उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है या आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं आइडिया के ऊपर या किसी भी किस्म की FYP से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिकली अपने आइडिया के ऊपर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि फाइनली ये प्रोजेक्ट को हमने डेवलप किस तरह करना है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो आपने अपना आइडिया फाइनलाइज किया था उसी आइडिया के ऊपर अभी हम लोग जाएंगे कि उस आइडिया को हम लोग डेवलप किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़र्ज़ करें आपने कोई एक आइडिया, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ही लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था और अभी भी हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की आपने एक जो अपना प्रपोजल था उसके अंदर एक चीज़ आप लोगों ने दी थी कि जो आप उसके अंदर करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन हो सकते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके प्रपोजल से हम लोग लेके अब उसको आगे रिफ़ाइन करते हैं। रिफाइनमेंट के अंदर बेसिकली इस स्टेप को जो नाम दिया जाता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही होता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स शेयर की हैं अपने जो सुपरवाइजर्स हैं या अपना जो एक डिफेंस पैनल था या जो भी जो प्रपोजल डिफेंस पैनल था तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस अब वो स्टार्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोग दो तरह से रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे। नंबर 1 इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नंबर 2 इज़ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस ये होता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप कुछ डेवलप करके देंगे। जैसे कि एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लॉगिन का एक ऑप्शन होगा, तो लॉगिन का ऑप्शन जो है वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जाएगा और इसी तरह साइन अप जो है वो भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि आपका जो लॉगिन है कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आपका लॉगिन की जो ऑथेंटिकेशन है वो किस तरह से हो रही है और वो कितनी सिक्योर है, और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट की या जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी स्पीड की अगर बात कर लीजिए तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये आपको अच्छे से क्लियर होंगी तो फिर आप इनको आगे से वो लेके चल सकते हैं। तो अभी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब हमने अपनी राइट डाउन कर लिया कि ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर सिंपल वे में बात की जाए तो उसका लॉगिन है, उसका साइन अप है, उसके बाद बुक्स की एंट्री है, स्टूडेंट्स की एंट्री है, फिर स्टूडेंट जो बुक इशू करेंगे और जो स्टूडेंट बुक को वापस करके जाएंगे और एक रिमाइंडर का इंटरफेस होगा जहाँ पे रिमाइंडर्स जा रहे होंगे स्टूडेंट को। तो इस तरह करके एक आपको फंक्शनैलिटी आपके पास आ जाएगी। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसको कहेंगे हम लोग। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोगों ने एक काम करना है कि अब हमने एक रफ स्केच कर लेना है सिस्टम को, एक पेंसिल की मदद से, पेपर की मदद से आपने स्केचिंग कर लेनी है कि मेरे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनकी बेसिस पे कौन कौन सी स्क्रीन्स बनेंगी। इसको बेसिकली इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वायर फ्रेमिंग का, कि आप अपने सिस्टम की वायर फ्रेमिंग कर रहे हैं। वायर फ्रेमिंग के अंदर आपने सिस्टम की जितनी भी स्क्रीन्स बन रही हैं उन सारी स्क्रीन्स को आप लोगों ने बना लेना है एक पेपर के ऊपर, और उन सब स्क्रीन्स के अंदर आपने ये हर चीज़ डिफाइन कर लेनी है कि आपका बटन किस जगह पे होगा, आपकी जो इनपुट बॉक्सेस हैं वो किधर किधर आएंगे, आपका जो ऊपर मेन्यू है वो किधर आएगा, लोगो वगैरह किधर आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने उन वायर फ्रेम्स के अंदर डिफाइन कर लेनी है। वो वायर फ्रेम जो होंगे वो आपकी नेक्स्ट स्टेप में काम आएंगे और वो किस तरह आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने वायर फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें अपनी राइट डाउन कर लेनी है, स्केचिंग कर लेनी है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका होगा UI
डिज़ाइनिंग का, क्योंकि वायर फ्रेमिंग से जो चीज़ें आपने फाइनलाइज की हैं सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसी तरह ही जिधर जिधर आपके बटन थे वो पूरा का पूरा आपका यूआई एज इट इज़ हम लोग यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर वो कंप्लीट करेंगे। जैसे वायर फ्रेम के ऊपर आपने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई जिसके अंदर इनपुट बॉक्सेस सेंटर में थे और उसके नीचे सेंटर में ही एक लॉगिन का बटन था, तो आप जब यूआई बनाएंगे तो इसके अंदर भी आपने एज इट इज़ ही उसको लेके चलना है, क्योंकि ये सारे का सारा आपका एक फ्लो डिफाइन करेगा कि पहले नंबर पे ये स्क्रीन करनी है, फिर ये वाली स्क्रीन करनी है और फिर ये वाली स्क्रीन करनी है। तो इस तरह एक फ्लो के अंदर आप लोग इस तरह चलेंगे कि जो यूआई वाला पार्ट है उसको पहले नहीं करना, पहले वायर फ्रेमिंग करनी है ताकि आपका एक लोकल जो आप रफ सा स्केच जिसको कह ले वो आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद फिर आपने फर्दर यूआई वाले पार्ट के ऊपर शिफ्ट करना है जिसके अंदर आपका यूज़र इंटरफेस बनेगा। तो यूज़र इंटरफेस की अगर बात की जाए तो यूज़र इंटरफेस के अंदर हम लोग जैसे अगर कुछ बच्चे होंगे वो फिग्मा वगैरह को यूज़ कर सकते होंगे और कुछ बच्चे होंगे वो भी कोई अडोबी एक्सडी वगैरह टाइप का टूल यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर वो अपना जो यूआई है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों टूल्स बहुत अच्छे हैं, अगर इसके अलावा भी कोई टूल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पर्पज़ जो होता है वो ये है कि आप अपना जो सिस्टम है उसका एक यूआई रेडी करें, यूआई डिज़ाइन रेडी करें जिसको हम यूआई यूएक्स भी कहते हैं। यूआई यूएक्स रेडी करने के बाद जो आपका वायर फ्रेम और यूआई यूएक्स है उन दोनों को आप अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाएं और उनसे अप्रूवल लें कि ये जो सारी स्क्रीन्स हैं ये हमारी इस तरह चलेंगी हमारे सिस्टम के अंदर। उसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर उसमें कोई चेंजेस होंगी या कुछ भी एडिशनल ऐड करने वाला होगा तो आपको सुपरवाइज़र गाइड कर देगा कि इसमें ये चीज़ ऐड कर लो, तो वो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको लेटर किसी ऐसे स्टेज के ऊपर जहाँ पे आप प्रोजेक्ट डेवलप करके सुपरवाइज़र के पास लेके जाओगे तो वो थोड़ा सा उस स्टेज के ऊपर चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि बैक एंड लॉजिक साथ इंप्लीमेंट हुई होती हैं तो वो फिर उसको चेंजेस करना या उसको सेपरेटली कोई अंदर नई चीज़ ऐड करना वो टाइम टेकिंग भी होता है और आपके लिए भी एक मुश्किल बन जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी तो कुछ इस तरह चेंज अडॉप्ट नहीं किया किसी सिस्टम के अंदर। सो दैट्स वाई आपने यूआई को कंप्लीट करना है, यूआई को कंप्लीट करने के बाद अपने सुपरवाइज़र के पास लेके जाना है। तो सुपरवाइज़र से उसको अप्रूव करवाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपका आ जाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आपने क्या करना है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपने पूरी की पूरी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को XML के अंदर, एंड्रॉयड है तो XML के अंदर आपने उसको सारे का सारा उसका यूआई क्रिएट कर लेना। जब आपका सारा यूआई क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने अगर वेब वाली साइड की भी बात कर लें तो वेब वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपना जो यूआई है वो रिएक्ट के अंदर या एंगुलर के अंदर या बूटस्ट्रैप या कोई सिंपल HTML CSS जो भी आपकी उसकी फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप उसको डेवलप करने जा रहे हैं, आपने वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर क्रिएट करके आपने अपने सुपरवाइज़र को फ्रंट एंड भी चेक करवा लेना है। मोबाइल वालों ने भी फ्रंट एंड चेक करवा लेना है और वेब वालों ने भी फ्रंट एंड जो है वो चेक करवा लेना है। तो जब ये दोनों साइड्स अपना फ्रंट एंड्स जो होंगे वो अपने सुपरवाइजर्स को चेक करवा लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपने जो सिस्टम है उसके बैक एंड की तरफ जाना है। तो बैक एंड को करने से पहले आपने डेटाबेस जो है उसको भी रेडी करना है। तो डेटाबेस का सबसे बेहतर जो चीज़ होती है वो सबसे पहले आप उसकी ER डायग्राम जो है वो डिज़ाइन कर लें। ER डायग्राम क्रिएट जब कर लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा कि आपके डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का क्या नाम होगा, आपके डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स क्रिएट होंगे, उन टेबल्स के अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड आप सेव करवाएंगे और हर रिकॉर्ड के जो एक रिलेशन होगा दूसरे रिकॉर्ड के साथ वो आप किस तरह क्रिएट करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ आपको डेटाबेस पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी और उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद फिर आप बैकएंड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके बैकएंड जब उसके डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो क्यूरीज हैं वो परफॉर्म होंगी और उन क्यूरीज के ऊपर से आपका डाटा जो है वो आपकी डेटाबेस में एंट्री वो क्यूरीज एंट्री करेंगे डेटाबेस के अंदर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेटाबेस जो है वो आप अपनी जो है उसको 2-3 दफ़ा उसको डिज़ाइन करें डिफरेंट वे से, इंटरनेट से हेल्प आउट लें, क्योंकि अगर आपकी डेटाबेस जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी तो इस तरह फिर क्या होगा कि आपकी डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी। अगर डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी तो सिस्टम जो है वो बंद तो जाएगा लेकिन आपको वर्किंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल भी नहीं होगा और आपको जगह जगह से रिलेशंस अगर आपको नहीं पता किस तरह बनते हैं तो फिर आपको डबल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कहें आपकी डेटाबेस जो है वो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस भी नहीं होगी। तो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस बनाने के लिए आपको थोड़ी सी डेटाबेस के ऊपर भी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप ER डायग्राम उसकी क्रिएट करें। ER डायग्राम करने के बाद फिर आप डेटाबेस को अपने सिस्टम के अंदर जो भी डेटाबेस वाली आपकी जो चूज़ करना चाह रहे हैं, MySQL है, SQL है या Firebase है, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो डेटाबेस आप लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर लें। तो ये डेटाबेस वाला स्टेप जब कंप्लीट कर लेंगे देन आपका सिस्टम का मेन पार्ट आ जाएगा द लॉजिक पार्ट।
ठीक है, जिसको बैकएंड भी कहते हैं। तो लॉजिक पार्ट के अंदर आपने इस तरह करना है कि आपने सबसे पहले अगर आपकी ऑथेंटिकेशंस हैं कोई, उनको परफॉर्म कर लेना, जैसे लॉगिन साइन अप हर सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट होता है, तो ऑथेंटिकेशन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। और लॉगिन से भी पहले सबसे पहले जो चीज़ आती है वो साइन अप होती है। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ कि जब भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले वो फॉर्म्स या वो जगह वो चीज़ें डेवलप करनी है जिसके अंदर से आपका डाटा इनपुट होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर साइन अप नहीं होगा तो लॉगिन किस तरह परफॉर्म होगा, क्योंकि साइन अप के ऊपर यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो लॉगिन के ऊपर वो अगर अकाउंट होगा ही नहीं तो वो वैलिडेट किसके साथ करेगा। तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी कि जब भी आपने कोई काम करना है तो उस काम के अंदर आपने ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो चीज़ जिधर से आपका इनपुट आ रही है वो वाली चीज़ें आपने पहले डेवलप करनी है। अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो उसके अंदर आपने जिधर से आपकी बुक्स, आपके स्टूडेंट्स, ये वाले फॉर्म्स होंगे, बुक्स की एंट्री जिधर से आप करेंगे कि बुक्स ये हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो वो वाली बुक्स की एंट्री जिस फॉर्म से होनी है वो फॉर्म्स आपने पहले डेवलप करने हैं। और उस बुक वाले फॉर्म को एक्सेस डेफिनेटली कोई एडमिन साइड का बंदा करेगा, तो एडमिन साइड के बंदे का एक लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन जो होगा वो एक सुपर एडमिन क्रिएट कर रहा होगा, तो सुपर एडमिन का उसके मतलब है कि पहले सुपर एडमिन के पास एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर से वो सारे के सारे एडमिन्स और अपना जो स्टाफ है उन सबको वो क्रिएट करेगा। तो इस तरह से सिस्टम ने फ्लो में जाना है। तो आपने सबसे पहले लॉगिन, साइन अप, ये वाले अपनी जो ऑथेंटिकेशन है इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपकी कोई अगर सेशन मेंटेन करने हैं तो वो सेशंस वगैरह के ऊपर आपने सेकंड स्टेप में काम करना है। उसके बाद आपने उन फॉर्म्स के ऊपर काम करना है जो फॉर्म्स के डाटा इनपुट आ रहा है। उसके बाद आपने डाटा को जो क्रड पूरे होते हैं वो कंप्लीट करने हैं, हर जगह के क्रड जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे अगर आप लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट का पूरा क्रड कर लें, बुक्स का पूरा क्रड कर लें, वो सारे क्रड्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप बुक इशू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट भी सिस्टम में मौजूद हैं और बुक्स भी मौजूद हैं। तो देन आप डेफिनेटली स्टूडेंट का जो रिलेशन है या स्टूडेंट की एंट्री के ऊपर वो बुक की एंट्री करेंगे कि भाई ये वाली बुक जो है स्टूडेंट ने इशू करवाई है इस डेट के ऊपर। तो वो सारे का पूरे का पूरा एंट्री जो होगी वो डाटाबेस के अंदर आपकी बुक की डेट, बुक का आईडी, क्योंकि आईडी के ऊपर से आप बुक को रेफरेंस कर लेंगे, उसके रिलेशन हुआ होगा तो उसके ऊपर से आप बुक की डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आप उसको ऐसे कर लेंगे कि वो एंट्रीज जो आपके रिलेशंस बने होंगे वहाँ से भी आप मैनेज कर लेंगे, और दूसरे नंबर पे आपका जो लॉजिक होगा वो आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होंगे। तो लॉजिक के अंदर भी आपको थोड़ा सा सोच के ही काम करना है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा गलत इंप्लीमेंट कर लेंगे तो वो आपके लिए आगे चल के थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। और कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ का एक्चुअल वे है डेवलप करने का उसी में ही उसको डेवलप करना है। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आप जब सिस्टम चूँकि बढ़ता जाएगा, चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी, तो फिर आपका अगर कुछ इस तरह का, जिसको आप सिंपल वर्ड में कह लें जुगाड़, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ अंदर होगी तो वो आपको इरिटेट करेगी बार बार। तो आपने इस तरह से लेके चलना है कि आपका सिस्टम जो है वो एक प्रोफेशनली प्रॉपरली हर एक चीज़ अपनी जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डेवलप हो रही हो। तो अभी इधर हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। अभी हमने जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले पार्ट के अंदर मैंने बात की थी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। उसके बाद हम लोगों ने आपका सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर एक वायर फ्रेम रेडी किया था। वायर फ्रेम रेडी करने के बाद हम लोगों ने उसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन किया था। यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने के बाद हमने उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन किया था। फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के बाद हम लोगों ने उसका आपका जो डाटाबेस था वो वाली डिज़ाइनिंग की थी, डाटाबेस की ईआर डायग्राम बनाई थी, और उसके बाद आप लोगों ने अपने बैकएंड की तरफ मूव किया था। तो यहाँ तक जो है वो आपका सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। अब बात आती है टेस्टिंग की। तो सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 तरह की टेस्टिंग आएगी, जिसके अंदर सबसे पहले आएगी यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जो है वो आपकी साथ साथ चल रही होगी। जैसे कि अगर आपने कोई लॉगिन का मॉड्यूल आपने किया है या साइन अप का किया है तो आपने उसको साथ ही फ़ौरन से टेस्ट कर लेना है। उसका जो एक टेस्ट केस बनाया आपने, जिसके अंदर आपने डिफरेंट एंट्रीज उसको डालनी है, उस टेस्ट केस को भी आपने साथ ही क्रिएट कर लेना है और उसके अंदर वो एंट्रीज डाल के उसका रिजल्ट नोट कर लेना है कि वो पास है या फेल है। तो टेस्ट केसेस को आपने हर तरह से वो पहले से ही डिज़ाइन कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी आपका साथ साथ चल रहा होगा, तो उसके अंदर भी आपको टेस्ट केसेस लगाने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट के। तो वो टेस्ट केसेस वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर अगर आपने कोई 2 बच्चे काम कर रहे हैं अलग-अलग बैठ के, तो आपने उन दोनों को कोड को अगर मर्ज किया है तो मर्ज करने के बाद कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल प्रॉपरली स्मूथली वर्क करनी चाहिए। अगर वो स्मूथ वर्क नहीं करेगी तो उसमें इशू क्या आएगा कि अगर एक बंदे के वेरिएबल्स और दूसरे बंदे के वेरिएबल्स भी सेम हो गए कहीं पे, तो वो वैल्यूज स्वैप हो जाया करेंगी या वैल्यूज़ के अंदर कोई
बीच वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी जिसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। तो उन चीज़ों को सबको आपने चेक कर लेना इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। और उसके बाद आ जाएगी एंड पे सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका पूरे का पूरा सिस्टम फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपने एक पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है विद ऑल केसेस जो भी आपके माइंड में है या आपने उनको ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्योंकि फाइनली ये प्रोजेक्ट होता है तो इतने बड़े लेवल पर टेस्टिंग नहीं हो रही होती, लेकिन ये है कि आपने सिस्टम के अंदर से बग्स या एरर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसको ऑलरेडी टेस्ट करके रिमूव करके लेके जाना है। तो यहाँ पे आपका फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन से मैं उनका आंसर कर देता हूँ आपको। एक दो प्रोजेक्ट के अंदर अगर मुझे ये क्वेश्चन आया था कि अगर हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज या अगर हम कोई डाटा सेट यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का। और अगर सुपरवाइज़र हमसे पूछता है या कोई डिफेंस वाले पूछते हैं तो उससे रिलेटेड हम उसका क्या आंसर करेंगे। तो सबसे पहली बात है लाइब्रेरीज़ का आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो प्रोग्रामिंग को आपकी जो प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ें होती हैं उनको आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं। अगर एक चीज़ है वो ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे। अगर आपने भी दोबारा से उसी चीज़ को जाकर डेवलप करना है तो उसके बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और डेफिनेटली जब भी कोई लाइब्रेरीज़ बनती है ना तो वो कोई छोटी कंपनी नहीं बना रही होती, गूगल वगैरह या बना रही है या कोई फेसबुक ने आपको कोई API प्रोवाइड कर दी है तो वो उधर से आप डाटा ले रहे हो या अथेंटिकेट कर रहे हो तो वो आपकी ईज़ के लिए बनाई गई है। तो लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो आपको यूज़ करनी है क्योंकि प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि री इन्वेंट द व्हील आपने नहीं करना। री इन्वेंट द व्हील आपको पता है कि अगर एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसको दोबारा से बनाने नहीं बैठोगे, आप उस चीज़ को यूज़ करोगे अपने सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड नंबर पे जो है वो डाटा के ऊपर बात आ जाती है कि अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे डाटा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि जिसका डाटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप क्या उसको यूज़ करोगे या नहीं यूज़ करोगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यस, आप उस डाटा सेट को यूज़ करोगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा डाटा सेट होगा उतना सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करेगा। तो उस डाटा सेट पे नहीं रहना, अपना भी डाटा सेट उसके अंदर ऐड करना है। लेकिन ये है कि अगर आप उस डाटा सेट को भी यूज़ करते हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उस डाटा सेट को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को आगे से ट्रेन करो, अपने सिस्टम की जो क्यूरीज हैं उनका भी एक डाटा सेट बनाओ। आपको डाटा सेट अपना भी क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर कोई भी चीज़ आपको ऑलरेडी गूगल के ऊपर मिल रही है तो टीचर्स या आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो आपको ये कभी भी नहीं कहते कि उनको यूज़ नहीं करना। आप उनको यूज़ कर सकते हो लेकिन आपने उसके अंदर अपनी भी इम्प्लीमेंटेशन लेके आनी है। और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपने क्या क्या काम किया और ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है। इसी तरह अगर आपको कोई कोड इंटरनेट से मिल रहा है जो कि आप समझते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प आउट करेगा आपको, तो आप उस कोड को यूज़ करो। उस कोड को यूज़ करने का पर्पज़ ये होगा कि आप अपने आप को अपने सिस्टम के अंदर वो चीज़ें जो ऑलरेडी हुई हैं वो वाले पार्ट कर लोगे और जो रह जाएंगे उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो उस कोड को आपने जब यूज़ करना है तो उस कोड को आपने समझना भी है कि ये कोड वर्किंग किस तरह कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसको समझोगे नहीं तो आपको वर्किंग समझ में नहीं आएगी कि इसकी वर्किंग क्या है और आपके सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेशन कैसे आप करके दोगे। तो अपने कोड को भी और अपने जो लाइब्रेरीज़ हैं और अपनी जो डाटा सेट है इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने उनको गो थ्रू करना है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर लाइब्रेरी है या कोई API है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि वर्किंग कैसे करेगी, पैरामीटर कौन कौन से एक्सेप्ट करेगी और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी। और डाटा सेट की अगर बात की जाती है तो डाटा सेट के अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि किसका डाटा सेट है और ये किधर से उसने डाटा सेट इकट्ठा किया है। उसके बाद आप इसके अंदर अपना डाटा सेट किस तरह लेके आ सकते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें डाटा सेट के अंदर आएंगी। तो कोई भी चीज़ अगर आपको इंटरनेट से मिल रही है आप उसको यूज़ करो, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्योंकि अगर इंटरनेट पे पड़ी है तो इसका मतलब है कि वो ओपन सोर्स चीज़ है और ओपन सोर्स चीज़ के ऊपर किसी की भी कोई लाइसेंसिंग वगैरह नहीं होती। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हो कि पेड है, आपका काम आसान करेगी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट को करने का पर्पज़ ये होता है कि आप अपने से चीज़ें कुछ डेवलप करो। तो कोशिश ये करते हैं कि अगर API या कोई डाटा सेट वगैरह आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो ये ना हो आपका प्रोजेक्ट सिर्फ उधर लिमिटेड उतने वे में ही रह जाए। उस डाटा सेट को यूज़ करके आप आगे से क्या काम परफॉर्म कर रहे हो ये आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जस्टिफाई करना होता है। तो हाली डाटा सेट लेके तो उसको शो करवा के अगर प्रोजेक्ट लेके जाओगे तो वो तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके अंदर आपने अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करना है कि आपने एग्जिस्टिंग डाटा सेट को लेके आप उसके ऊपर क्या चीज़ें परफॉर्म करके क्या रिजल्ट्स, क्या आउटपुट लेके आ रहे हो या क्या चीज़ को सॉल्व कर रहे हो।
तो ये सारी की सारी आपने चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि आपने जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो किस तरह क्रिएट करनी है, और फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद आपने प्रपोजल किस तरह, जो फाइनल डिफेंस है उसके अंदर किस तरह जाना है, और फाइनल डिफेंस के अंदर क्वेश्चनिंग और वो सारी चीज़ों को किस तरह फेस करना है। तो इस सब के लिए इतना ही, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।